नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन लॉ स्टडी पर। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वो है लॉ ऑफ टॉर्ट, और इसका फर्स्ट पार्ट आज मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप एलएलबी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो लॉ ऑफ टॉर्ट आपके सिलेबस में है और आपके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि लॉ ऑफ टॉर्ट यानी टॉर्ट का शब्द होता क्या है। टॉर्टी जो इस शब्द की हुई है वो लैटिन भाषा के टॉर्टम शब्द से हुई है। तो टॉर्टम का अगर तात्पर्य साधारण तरह से लिया जाए तो वो होता है टेढ़ा आचरण। अंग्रेजी में इसे रॉन्ग और हिंदी में इसे दोष शब्द के रूप में समानार्थी माना गया है। तो इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो जनरली अपकृत्य विधि की कोई सुनिश्चित तथा वैज्ञानिक परिभाषा देना कठिन है। अनेक विद्वानों ने अपकृत्य विधि की परिभाषा देने का प्रयास किया है, किंतु किसी भी परिभाषा में अपकृत्य के सभी तत्वों का समावेश नहीं हो पाया है। तो अपकृत्य विधि का कोई समुचित परिभाषा नहीं होने के कुछ कारण हैं जिनके वजह से ये नहीं हो पाए हैं। तो कौन कौन से कारण हैं देख लेते हैं। पहला है, अपकृत्य विधि क्या है, इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित है। और सबसे बड़ी बात, ये संहिताबद्ध नहीं है। अपकृत्य विधि क्या है, इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित है। तो अपकृत्य विधि की कोई समुचित परिभाषा ना होने का ये एक प्रमुख कारण है, और यह संहिताबद्ध विधि नहीं है। यह इंग्लैंड के सामान्य विधि पर आधारित है जो अलिखित व असंहिताबद्ध है, और समय समय पर दिए गए जो न्यायिक निर्णय हैं उन पर यह विधि आधारित है। न्यायालय ने विभिन्न मामलों में विभिन्न निर्णय दिए जिनके कारण निर्णयों की क्या हो गई, एक रूपता नहीं थी रही। तो ऐसा न होने से न्यायाधीशगण जो थे वो प्राय अपने विवेक एवं बुद्धि से ही निर्णय दिया करते थे, और भिन्न भिन्न मामलों में नियमों की स्थापना भी भिन्न भिन्न होती थी। तो ऐसा सामान्यतः कम ही होता था कि किसी मामले में प्रतिपादित विधि दूसरे मामले में भी लागू हो जाए। तो इन नियमों की एक रूपता का सर्वथा अभाव होता था। तो पूर्व निर्णय की प्रणाली को भी न्यायाधीशों द्वारा कोई महत्व नहीं दिया जाता था। कब किस मामले में कौन सी विधि नियम न्यायाधीशों द्वारा लागू की जाए इसकी कोई निश्चित रूप से नहीं बता। तो ऐसी स्थिति में अपकृत्य विधि की कोई समुचित एवं वैज्ञानिक परिभाषा देना कठिन रही। तो एक कारण क्या रहा कि अपकृत्य विधि जो थी ये कॉमन लॉ पर आधारित थी, और न्यायिक निर्णय जो न्यायाधीशों ने दिए उन्हीं को चलते चलते विधि का निर्माण हो गया। तो इसकी परिभाषा देना कठिन हो गया, क्योंकि अलग अलग मामलों में अलग अलग प्रकार के निर्णय दिए जाने लगे। दूसरा जो इसका कारण है, दूसरा है कि ये प्रक्रिया पर आधारित विधि थी। ये जो विधि थी ये प्रक्रिया पर थी, यानी कि कंटिन्यूशन में जो यूज़ होती थी उस पर आधारित थी। तो अपकृत्य विधि प्रक्रिया विधि पर आधारित है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारतीय अपकृत्य विधि इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित है, किंतु प्रारंभ में कुछ निश्चित अपकृत्य ही थे, और उनमें से ही किसी एक को वादी को अपनी कार्रवाई का आधार बनाना होता था। यदि वह मान्य कार्रवाई में से किसी के आधार पर अपने दावे को संस्थित करने में असफल हो जाए तो मान लिया जाता था कि वादी के पास प्रतिवादी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। मतलब कि वो अपना अगर वाद साबित नहीं कर पाया, क्योंकि नियम थे नहीं इसमें, तो फिर भी अगर वो साबित नहीं कर पाया तो ये मान लिया जाता है कि भाई वादी के पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे प्रतिवादी को गुनहगार साबित किया जा सके। तो मान्य क्षतियों के अतिरिक्त किसी अन्य क्षति के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं थे, कोई उपबंध नहीं था उस टाइम। तो आपको पता ही होगा कि टॉर्ट का जो मतलब होता है वो अपकृत्य है, यानी कि उसके किसी भी व्यक्ति के प्रति एक गलत कृत्य किया गया हो और जिससे उस व्यक्ति को क्या हुआ हो, क्षति हुई हो। तो क्षति की पूर्ति के लिए ही इस टॉर्ट का सहारा लिया जाता है। तो प्रत्येक मामले में न्यायालय अपने विवेक से ही निर्णय देते थे, जिसके कारण विधि में अनिश्चितता रही थी। तो इस कारण से भी क्या हुआ कि परिभाषा जो है वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से निकल कर नहीं आई। तीसरा जो कारण है, अपकृत्य विधि क्या है, ये विकासशील, यानी कि प्रगति इसमें होती रहती है, कंटिन्यूशन में चेंजेस आते रहते हैं। तो अपकृत्य विधि में निरंतर विकासशीलता विधि होने के कारण भी इसकी परिभाषा देने में कठिनाई होती है। समाज की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ अपकृत्य विधि में भी नए नियमों का विकास होता चला आ रहा है।
इसी कारण कोई भी परिभाषा इस विधि के सभी पहलुओं के बारे में कोई स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करती है। तो ये तीनों कारण थे कि पहला था कि अपकृत्य विधि क्या थी, इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित थी और ये संहिताबद्ध नहीं थी, इसको पारित नहीं किया गया था। दूसरा, ये प्रक्रिया पर आधारित थी, यानी कि प्रैक्टिकल में जो होता था वो नियम बनते चले गए, न्यायालय के जो ऑर्डर होते गए वो बनते गए चले गए। और अपकृत्य विधि एक क्या है, निरंतर विकासशील विधि है, तो इसमें चेंजेस आते रहते हैं नई नई चीज़ों के थ्रू। तो इसकी परिभाषा फिर भी कुछ विद्वानों ने दी है, जिसमें सामंड एक प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख विद्वान है। तो इन्होंने क्या कहा है कि अपकृत्य विधि एक सिविल अपकृत्य है, यानी कि जो सिविलियंस लोग हैं उनके खिलाफ किया गया एक दोष है। तो इसके लिए उपचार जो है वो सामान्य विधि के अनुसार नुकसानी की कार्रवाई करना है, कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई अपकृत्य हुआ है तो उसके पास क्या उपाय है, उसके पास उपाय है कि उस नुकसानी के लिए वो कार्रवाई कर सकता है। तो सामंड के अनुसार जो अपकृत्य के तत्व हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला अपकृत्य का तत्व है कि अपकृत्य क्या है, एक सिविल दोष है। ये एक सिविलियन जो लोग होते हैं उनके खिलाफ पर्टिकुलर एक दोष होता है। ये क्या है, ये ना तो संविदा भंग है, ना न्यास भंग है, ना साम्यिक आधारों से। कि तीसरा क्या है, संविदा भंग, न्यास भंग, ये साम्यिक आधारों से भिन्न है, ये तीनों इसमें नहीं है। इसके बाद जो परिभाषा दी है वो फ्रेजर महोदय ने दी है। उनके अनुसार अपकृत्य किसी व्यक्ति के लोकबंदी अधिकार का सामान्य रूप से उल्लंघन है, कि उसको जो लोक अधिकार मिले हुए हैं उसका क्या है, उल्लंघन है, जिससे पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति का वाद चलाने का अधिकार उपलब्ध होता है। तो फ्रेजर के बाद जो परिभाषा दी है डॉक्टर अंडरहिल इन्होंने दी है। इनके अनुसार अपकृत्य संविदा के पूर्ण रूपेण भिन्न एक ऐसा कार्य है कि ये अपकृत्य जो है ये संविदा से भिन्न है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट भी टूटता है तो उसमें भी आप क्षतिपूर्ति का दावा करते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट से भिन्न है और एक ऐसा कार्य है जो या तो किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकार का अतिक्रमण करता है, या किसी व्यक्ति के सापेक्ष अधिकार का अतिक्रमण करता है, या उसे क्षति पहुंचाता है, या किसी लोक अधिकार की इस प्रकार अवहेलना करता है जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचती है और जिसके परिणाम स्वरूप वह क्षतिकर्ता के विरुद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित करने का अधिकारी हो जाता है। तो चार चीज़ें इन्होंने बताई हैं। पहले इन्होंने बताया है किसी व्यक्ति के पूर्ण अधिकार का अतिक्रमण करता है, कि उस व्यक्ति को जो अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है, उसका अतिक्रमण किया जाता है। और दूसरा, उसके सापेक्ष अधिकार जो मिला हुआ है उसको अतिक्रमित करता है और उसे क्षति पहुंचाता है। तीसरा, लोक अधिकार की इस प्रकार अवहेलना करता है कि अन्य व्यक्ति को क्या होता है कि सामान्य व्यक्ति से अधिक हानि होती है। और चौथा है, इसकी पूर्ति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए उसको वाद संस्थित करने का वो अधिकारी हो जाता है। तो अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा निश्चित कर्तव्य भंग होता है, यानी कि मनुष्य समाज के प्राणी होने के नाते सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए मनुष्य बाध्य होता है। और समाज के अधिकतर नियमों का आधार धर्म होता है, जैसे किसी व्यक्ति को दिए गए वचन का पूरा करना, या भूखे से मरते हुए आदमी को भोजन देना, या डूबता हुआ कोई व्यक्ति है उसको बचाना, ये क्या होते हैं, ये समाज के अधिकतर नियम होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को सहायता देना हमारा क्या होता है, सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्य होता है, किंतु उसके पालन के लिए इस विधि के अधीन बाध्य नहीं है। तो अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा निश्चित कर्तव्यों को उल्लंघन करने से उत्पन्न होता है। तो कौन कौन से नियम है, जैसे आप मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कथन करना, इन कर्तव्यों को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को नुकसानी देना पड़ता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो परिभाषा दी है डॉक्टर विनफील्ड ने दी है। डॉक्टर विनफील्ड के अनुसार अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग करने से उत्पन्न होता है, यानी कि आपको जो पहले से कर्तव्य मिले पड़े हैं आपको उनका पालन करना चाहिए और आपको उनका भंग करते हैं तो अपकृत्यपूर्ण दायित्व आ जाता है। ये कर्तव्य सामान्य व्यक्ति के प्रति होता है कि सामान्य व्यक्ति को जो भी अधिकार है आप उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, और इसके उल्लंघन के लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी के लिए वाद दायर किया जा सकता है। तो जिसको भी आपने क्षति पहुंचाई है उसके अधिकार का उल्लंघन किया है, कर्तव्य आपने अपना भंग किया है, तो जिसको क्षति हुई है वो
सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ एक नुकसानी की कार्रवाई कर सकता है। इसके आवश्यक तत्व, पहला है अपकृत्यपूर्ण दायित्व विधि द्वारा पूर्व निश्चित कर्तव्य भंग से उत्पन्न होता है। दूसरा, विधिक कर्तव्य सब व्यक्तियों के प्रति होते हैं। और तीसरा, विधिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए अनिर्धारित नुकसानी का वाद संस्थित किया जाता है। अब देखते हैं अपकृत्य विधि का क्षेत्र। अपकृत्य विधि के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से? पहला है अपकृत्य एक सिविल दोष है। इसका मतलब है कि अपकृत्य क्या है? सिविल दोष है जिसके लिए न्यायालय अनिर्धारित नुकसानी प्रदान करता है, यानी कि वो निर्धारित नहीं होती तो जितनी भी निर्धारित न्यायालय करता है वो देनी पड़ती है। और संविदा भंग या न्यास भंग भी सिविल अपकृत्य ही है, किंतु वे अपकृत्य नहीं है क्योंकि उनको उन्हीं के अधिनियम के अनुसार जो क्षतिपूर्ति है वो दी जाती है। परंतु अपकृत्य के लिए उपचार इंग्लैंड की सामान्य विधि के आधार पर ही क्या करते हैं? प्रदान किया जाता है। दूसरा है इसमें लोकबंदी अधिकारों का अतिक्रमण। लोकबंदी अधिकार कि अपकृत्य में क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों को अतिक्रमण नहीं बल्कि व्यक्ति के लोकबंदी अधिकारों का भी अतिक्रमण होता है। तो लोकबंदी अधिकार कौन से होते हैं? वो अधिकार होते हैं जो किसी निश्चित व्यक्ति में या समुदाय के सदस्य के रूप में निहित होते हैं और वे समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि कोई उसकी मानहानि ना करे। यह उसे किसने दिया? समाज के सब व्यक्तियों के विरुद्ध उस व्यक्ति को उपलब्ध है, कोई उसकी मानहानि ना करे। तीसरा देख लेते हैं, अधिकार क्या है? विधि द्वारा प्रदत्त होना चाहिए कि उसको जो भी अधिकार है जिसका उल्लंघन वो बताते हैं वो विधि द्वारा उन्हें प्रदत्त होने चाहिए, मतलब विधि के द्वारा उन्हें दिए जाना चाहिए। चौथा है उपचार अनिर्धारित नुकसानी का वाद है। तो इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि कोई अनिर्धारित नुकसानी की जो आपको नुकसानी हुई है उसके लिए आप कार्रवाई कर सकते हो। तो ये नुकसानी अनिर्धारित होती है तो कैसे कितनी का नुकसानी देनी पड़ती है? नुकसानी की मात्रा का निर्धारण न्यायालय तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। चलिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम अगला पार्ट इसका बनाएंगे। तो ये थी कुछ परिभाषाएं लॉ ऑफ टॉर्ट की। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।